कल क्वेश्चन दिए थे ना, बोलो। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का अच्छा किस प्रकार पृथ्वी को गर्म करती है, ठीक है। गर्म करने में सहायक है या किस प्रकार गर्म करती है, ठीक है। सचित्र वर्णन यानी कि चित्र भी बनाना है, ठीक है। यही प्रश्न था। अब देखो, तो पहले हमको बताना था, अंबिका बहुत सही लिखा था कि ग्रीन हाउस क्या होती है, और एक कॉपी और चेक किए थे उसमें बहुत सही लिखा था, ठीक है। यहाँ सही लिखा गया, लेकिन सब क्वेश्चन तुम लोग पकड़ नहीं पा रहे हो। अब हम कल ओजोन परत भी पढ़ाए थे तो कोई ओजोन भी लिख दिया है। अब ये पहले लिखना है, इसमें कैसे बढ़ रही है घट रही है CO2, ये नहीं लिखना है। अब हम बताए कल कि जीवाश्म की वजह ईंधन जलाने से CO2 बढ़ रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, वो सब इसमें नहीं लिखना था। इसमें क्या लिखना था कि कार्बन डाइऑक्साइड में एक विशेष प्रकार का गुण होता है। वह कौन सा गुण है? जो सूर्य से आने वाली दीर्घ, ये लघु तरंगे हैं जब सूर्य से आएंगे, सूर्य से आने वाली कल वाले में है जो है वीडियो में, देख लेना जाके। चाहे ये मान लो पृथ्वी है, ये पृथ्वी हो गई और ये इसके चारों ओर का वायुमंडल हो गया, ठीक है। तो जब वायुमंडल में लघु तरंगे आती हैं तो ये पृथ्वी की सतह तक आसानी से आ जाती हैं, ठीक है। और जब वापस जाती हैं तो ये दीर्घ तरंगों के रूप में जाती हैं, ठीक है। जब आएंगी तो लघु तरंगों के रूप में, और जब जाएंगी तो दीर्घ तरंगों के रूप में। और जाती कैसे हैं? जैसे दिन में आया तो पृथ्वी गर्म हो गई, और रात के समय में जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो यह ठंडी होती है। तो ठंडी होती है तो दीर्घ तरंगों के रूप में अपनी गर्मी छोड़ती है, ठीक है। उसी गर्मी छोड़ने से क्या होता है, ये जो तरंगे होती है दीर्घ होती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का गुण क्या है कि जब लघु तरंगे आएंगी तो इनको नहीं रोकेगा, लेकिन जब दीर्घ तरंगे जाएंगी तो इसके मार्ग में बाधा पहुंचाएगा या रोकेगा, ठीक है। तो रोकने की वजह से क्या होगा, पृथ्वी की गर्मी यहीं बनी रहेगी कि नहीं। यह एक तरह से कंबल का काम कर रहा है कि नहीं पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। और पृथ्वी की गर्मी बनी रहेगी, यही लिखना था। अब तुम लोग क्या किए, कोई पहले ही चित्र बना दे रहा है। कितनी बार समझाए हैं कि जो घटना घट रही है पहले आधा उसको लिखो एक पैराग्राफ में, ठीक है। फिर यहाँ चित्र बनाओ, फिर चित्र बनाने के बाद फिर आधा लिखो, ठीक है। यानी कि लिखने के बाद चित्र बनाए, पहले ही क्या चित्र बना दे रहे हो। कोई चित्र देखेगा तो किस बात को देखेगा, पहले देखेगा लिखा हुआ है कि नहीं, लिखा हुआ थोड़ा सा पढ़ेगा, फिर चित्र देखेगा, फिर उसका अंतिम में व्याख्या देखेगा चित्र का, ठीक है। समझ में आया? तो ऐसे करना, यही स्तर होगा। जैसे बड़े क्वेश्चन में 6 में 6 लाना है तो यही तरीका है, इससे कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। अब देखो आज शुरू करते हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे वायुमंडल के संगठन, संगठन को ही कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और संरचना को स्ट्रक्चर बोलेंगे, कहीं कहीं मतलब संरचना को इंग्लिश में स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये वायुमंडल के कंपोनेंट्स यानी एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स एंड उस मतलब उसका स्ट्रक्चर ये पढ़ना है। तो संगठन पढ़ रहे हैं यानी कि ये किन किन तत्वों से मिलकर बना है। तो 3 चीज़ें कल बताए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थी गैस। और इन गैसों में हम पढ़ा दिए हैं O3 यानी कि क्या है, ओजोन, ओजोन के बारे में पढ़ा दिए हैं। और दूसरा क्या है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये 2 चीज़ों के बारे में पढ़ा दिए थे, मतलब इसमें जो महत्वपूर्ण है। बाकी नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे भी चर्चा हुई थी कि जितना प्रश्न में आता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ये। अब क्या पढ़ना है हमको, और इसी में एक कंपोनेंट है इसका जलवाष्प, और एक कंपोनेंट है इसका धूल कण। धूल कण कंपोनेंट्स का मतलब संगठन, ठीक है, यह संगठक तत्व। अब देखो जलवाष्प, जलवाष्प का मतलब क्या है, पानी के गर्म होकर गैस में बदल जाना, ठीक है। जलवाष्प क्या है, भाप जिसको बोलते हैं हम साधारण भाषा में। खाना बनाते समय भाप निकलता है कि नहीं, यानी कि जल जब गर्म होगा तो पानी निकले मतलब भाप बन जाएगा। और जहाँ पर जल की मात्रा अधिक होगी वहाँ जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी कि नहीं। अगर कोई गर्म क्षेत्र है और वहाँ जल नहीं है तो वहाँ जलवाष्प होगा। जब जल ही नहीं है तो वाष्प कहाँ से बनेगा,
अगर मान लो रेगिस्तान है तो रेगिस्तान में जलवाष्प ज़्यादा होगा कि आर्द्र क्षेत्रों में, मतलब जैसे भूमध्य रेखा पर देखो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर, और गर्मी भी बहुत होती है, लेकिन इससे ज़्यादा गर्मी जो है महसूस होगी रेगिस्तान में। लेकिन रेगिस्तान में जलवाष्प की मात्रा कम होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ जल ही नहीं है, ठीक है। और भूमध्य रेखा पर जहाँ जल भी, मतलब वर्षा भी सबसे अधिक होती है और गर्मी भी बहुत अधिक है, तो वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी कि नहीं होगी? ठीक है। जलवाष्प को ही इसको आर्द्रता भी कहते हैं, आर्द्रता या नमी। नमी जानते हो ना, जैसे बरसात का समय है, हम लोगों के वहाँ जब बरसात का समय होता है तो क्या होगा, कोई भी चीज़ अगर खाने पीने की रखी है जो है, जिसको मतलब खाने पीने के उपयोग में रखी है, तो उसमें फंगस लग जाते हैं कि नहीं, मतलब ख़राब होने लगता है कि नहीं। या गर्मी के मतलब सितंबर अक्टूबर में जब बारिश होती है और बारिश के बाद जब धूप होगी तो देखो पसीना सूखता नहीं है, ऐसा महसूस हुआ है कि नहीं? जैसे पसीना चू रहा है और लगेगा ही कैसी गर्मी है, पसीना पसीना होगा लेकिन सूखेगा नहीं। जून में देखो सितंबर से ज़्यादा गर्मी पड़ती है लेकिन पसीना सूख जाता है। उसका कारण क्या है? मान लो सितंबर में बारिश हुई और बारिश के अगले दिन ही धूप हो गई, तो धूप की वजह से गर्मी लग रही है, और जल था, जल कहाँ बदल गया, जलवाष्प हो जाएगा कि नहीं? अब जलवाष्प का टेम्परेचर जो है अधिक होगा कि नहीं? जैसे भाप बनने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तब तो भाप बना, और भाप बन के उसी हवा में पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से एक तो गर्मी लगती है, दूसरा जब हवा में जलवाष्प की मात्रा कम रहेगी तो आपके शरीर से टकराएगा और शरीर का जो जल है उसको सुखा देगा, वाष्प बना के लेके चला जाएगा। लेकिन अगर जल में पहले से ही वाष्प है तो शरीर के पसीनों को सुखा नहीं पाता है। इसी वजह से देखोगे बरसात में जब गर्मी होगी तो पसीने से पूरा शरीर बदबू करने लगेगा, सूखेगा नहीं पसीना। लेकिन जून में देखो बरसात की तुलना में अधिक गर्मी होती है लेकिन उतना पसीना नहीं होगा, क्योंकि एकदम सूखी हवा आएगी और शरीर का पसीना उड़ा ले जाएगी। समझ में आया? या फिर कपड़ा सुखाने को ध्यान में रख लो। कपड़ा सुखाते हो बरसात में, ऐसे कमरे में कहीं डाल दिए कपड़ा, धूप नहीं आ रही है, ठीक है, बरसात के समय में देखोगे नहीं सूखेगा, होता है। तो उसका कारण क्या है कि हवा में पहले से जलवाष्प है, यानी कि वह हवा आर्द्र है या उसमें नमी है, तो वह अपने साथ और नमी को नहीं ले जा सकती है, ठीक। इस वजह से जल्दी कपड़ा नहीं सूखता है। लेकिन अगर गर्मी के समय में, जून के समय में देखो वर्षा कम होती है, ताप अधिक होता है, हवा गर्म होती है, तो जैसे ही कपड़े से हवा टकराएगी अपने साथ नमी लेके चली जाएगी कि नहीं, ठीक। इसी तरह भारत में देखोगे ठंड के समय में भी, दिसंबर में देखो हवा उतनी गर्म नहीं रहती है जितनी बरसात में रहती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको कहीं ऐसी जगह पे डाल देते हैं जहाँ धूप नहीं है, तो उस हवा में नमी नहीं होती है। कैसे पता चलेगा नमी नहीं होती है? गर्मी जैसे ही ठंडी आएगी तो तुम लोग क्रीम बदल जाएगा, फेयर एंड लवली से क्या लगने लगेगा, बोरो प्लस लगने लगेगा, बोरोलिन लगने लगेगा, नहीं है तो तेल लगा लो शरीर पे। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि मॉइस्चर जो है चेहरा एकदम सुखा देता है, एकदम रूखा हो जाएगा, जहाँ इसे खुरूज दो वहाँ पे सफ़ेद हो गया कि नहीं, रूखापन आ जाता है। उसी से बचने के लिए बॉडी लोशन लगा लो, चाहे क्रीम लगा लो। तो यानी कि ठंड के समय में हवा शुष्क है कि नहीं है, तो वह बरसात की तुलना में जल्दी कपड़े को सुखाएगी, क्योंकि कपड़े से टकराएगी और कपड़े के जल को वाष्प बना के अपने साथ ले जाएगी, ठीक है। इतना कहानी बतलाने का उद्देश्य यही था कि ये जान लो कि जलवाष्प की मात्रा जगह जगह पर अलग अलग होती है, यानी कि जहाँ वर्षा अधिक होगी, ताप अधिक होगा, वहाँ जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी। दो चीज़ों पे निर्भर कर रहा है, एक है ताप और दूसरा है वर्षा। अगर ये दोनों अधिक है जहाँ पे, तो वहाँ तो अधिक होगी, ठीक है। दूसरा हो सकता है वर्षा अधिक हो और ताप थोड़ा कम हो, तो वहाँ कम होगी। तो इसी हिसाब से क्या होता है, ये मान लो पृथ्वी है, गोल है, थोड़ा टेढ़ा बन गया है तो इसको गोल समझ लेना, ठीक है। ये मान लो भूमध्य रेखा है, ठीक है।
0 डिग्री। अब यहाँ से हम चाहे नीचे की तरफ जाए चाहे ऊपर की तरफ जाए, अक्षांश बढ़ते हैं कि नहीं? अक्षांश देशांतर बढ़ा है ना। तो जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगा सूर्य की गर्मी भी कम होगी, सूर्य की गर्मी कम होगी कि नहीं? सूर्य की गर्मी कम होगी और इसी आधार पर उसमें नमी भी कम होगी या जलवाष्प या आर्द्रता भी कम होती जाएगी। ठीक है। ठंडे क्षेत्रों में सबसे अधिक ठंड कहाँ पड़ती है? जैसे सबसे अधिक वर्षा भूमध्य रेखा पर होती है, सबसे कम तापमान कहाँ होगा? ध्रुवों पर। अब ध्रुवों पर इतना कम तापमान है, यहाँ जलवाष्प बनेगा? नहीं बनेगा, बहुत कम होगा कि नहीं? एकदम सूखी हवा रहेगी, जो भी जलवाष्प रहेगा वो पता चला जैसे ही बर्फ के संपर्क में आया तो पानी बन जाएगा और या तो बर्फ बन जाएगा। ठीक, यानी कि हवा जब गर्म है तो उसमें आर्द्रता धारण करने की, नमी धारण करने की क्षमता अधिक है, और हवा ठंडी हो जाएगी तो शुष्क होगी। तो जैसे जैसे तापमान मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान घटता है, उसी प्रकार से नमी भी या जलवाष्प भी या आर्द्रता भी घटती है। समझ में आया? ये भूमध्य रेखा पर आर्द्रता या जलवाष्प अधिकतम होता है लगभग 4%, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे कम होता है 1% से कम। फिर से देख लो, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर 2 नंबर में। सबसे अधिक जल आर्द्रता कहाँ होगी? भूमध्य रेखा पर, या इसी को विषुवत रेखा भी कहेंगे। विषुवत रेखा यहाँ पर कितना होगा? लगभग 4%, यही अधिकतम है। मतलब वायुमंडल में 4% से अधिक जलवाष्प नहीं होता है। उसका कारण क्या है? जैसे ही इससे अधिक होने वाला होगा वर्षा होगी, गिर जाएगा कि नहीं, बारिश की बूंदें बन के, फिर उसमें जैसे कम होगा वैसे फिर भाप बनने लगेगा। तो यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो विषुवत रेखा पर लगभग 4% अधिकतम, और रेगिस्तानी क्षेत्रों में, रेगिस्तान में न्यूनतम 1% से भी कम होगा। ठीक है, 1% से कम। ठीक, समझ में आया इतना कि हवा में एक तो हो गया आपका गैस और दूसरा हो गया जलवाष्प। अब देखिए तीसरा क्या है? धूल कण। धूल कण क्या होता है? धूल के कण जो है इसमें छोटे छोटे समुद्री कण होंगे, मतलब समुद्री नमक होंगे, या जो धूल उड़ती है, देखे हो ना, हवा चलेगी तो धूल उड़ेगी, तो धूल जब उड़ती है तो क्या होगा? वो भी धूल के कण महीन महीन कण हो जाएंगे। और भी मान लो उल्का पिंड। उल्का पिंड जानते हो क्या होता है? जो आसमान से गिरता है, रात में टूटते हुए तारे की तरह दिखाई देता है, बताए थे ना। तो वह क्या होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही कोई पत्थर जैसी आकृति, जिसको उल्का पिंड कहते हैं, प्रवेश करती है तो घर्षण की वजह से जल गई। तो जल गई तो उसकी राख भी बनेगी कि नहीं? राख बनेगी। और राख क्या है? महीन महीन कण ही तो हैं। तो धूल के कण में उल्का के जो जले हुए कण हैं वो भी आ जाएंगे, उल्का कण लिख देते हैं। ये सारी चीज़ें वायुमंडल में ऐसे उड़ती रहती हैं। महीन महीन, जितना महीन कण होगा वह उतना ऊंचे तक जाएगा कि नहीं? कि जो भारी होगा वह ऊंचा जाएगा, महीन वाला जो रहेगा वो ऊपर जाएगा। ठीक है। अब अगर धूल कण ना रहे, धूल कण का भी कुछ महत्व है। अच्छा एक बात बताओ, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर धूल कणों की मात्रा में कमी आएगी कि बढ़ोतरी होगी? कैसे बढ़ोतरी होगी जी? जब जमीन से जा रहा है तो हवा जब चलेगी तो मान लो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक ले जाएगी, उससे ऊपर जाएंगे क्या होगा? धूल कण नहीं ना रहेगा ये। और जलवाष्प क्या होगा? अगर जलवाष्प जो है पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर घटेगा कि बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा जी? घटेगा ना। अरे पानी गर्म होके गया, जहाँ तक जाना था गया, मान लो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, उसके ऊपर कहाँ जाएगा? तो कम होने लगेगा कि नहीं? जितना नीचे रहेगा उतना अधिक रहेगा जलवाष्प और धूल कण, और जितना ऊपर बढ़ते जाएंगे मात्रा घटती जाएगी। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? ध्यान से पढ़ो, समझना है। बाकी हम सोचो रटवा देंगे तो रटवा कौन पाएगा? रटवा भेजेंगे, लिख ही नहीं पाओगे। लिख लोगे? अभी क्वेश्चन बोलते हैं। तो धूल कण हो गया। अब धूल कण का कार्य क्या होता है? अब देखो, धूल कण सर्वाधिक कहाँ होगा? जैसे जल के कण सर्वाधिक कहाँ थे? विषुवत रेखा पर जलवाष्प था। अब धूल के कण सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे? कहाँ होंगे?
धूल के कण जहाँ धूल होगी वहीं ना होगा, तो कहाँ पे, रेगिस्तान में। हाँ सही है, तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में धूल के कण अधिक होंगे, ठीक है। और जैसे जैसे उधर चाहे विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे तो इधर वनस्पतियाँ बढ़ने लगेंगी तो धूल के कण कम हो जाएंगे, और ऊपर की ओर जाएंगे तो घासें बढ़ने लगेंगी, धूल के कण कम हो जाएंगे, ठीक है। जैसे खेत में देखो, जब तक फसल रहती है तब तक धूल नहीं उड़ता है, जब फसल कट जाएगी धूल उड़ता है कि नहीं। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में वनस्पतियों का अभाव है और कण आपस में बढ़िया से संगठित नहीं है, तो ये उड़ते रहेंगे और यही धूल के कण के रूप में वायुमंडल में पाए जाएंगे। समझ में आया। अब देखो इसका कार्य क्या है, ये नाभिक का कार्य करते हैं। नाभिक क्या होता है, किसी भी चीज़ का मध्य भाग जो होता है, जैसे परमाणु का नाभिक होता है उसका मध्य भाग, वैसे ये मान लो कोई धूल का कण है, इतना बड़ा होगा नहीं, छोटा सा होगा, हम दिखाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, धूल का कण या मिट्टी पे पानी फेंको सोख लेता है कि नहीं, तो सोखता है, तो कैसे, उसके कण ही तो सोखते हैं। तो ऐसे ही मान लो कहीं धूल का कण है, इस पे जलवाष्प जो है जा रहा है, ठीक है, चारों तरफ से जलवाष्प आके इसी पे बैठेगा कि नहीं, होता है। ठंड के समय में देखो गाड़ी बाहर खड़ी कर दो, देखो सीट भीग गया रहता है, हो जाता है। वो होता क्या है, सीट के ऊपर जो धूल होती है वह धूल क्या करती है, आसपास के जलवाष्प को सोख लेती है, और तापमान कम होने के कारण वह जलवाष्प जल में बदल जाता है ठंड के समय में। इसी वजह से उस पर जो पड़ा रहता है उसको ओस कहते हैं, तो ओस ऐसे ही बनती है। लेकिन अगर तापमान ज़्यादा है, अगर गर्मी का समय है, तब देखो सीट पे पानी नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वह जो धूल का कण था वो सोखा तो जरूर जलवाष्प को, लेकिन वह उसको जल में नहीं बदल पाया, ठीक है। तो होता क्या है, ये धूल का कण एक केंद्र के रूप में काम करता है और इस पे धीरे धीरे जलवाष्प आकर बैठता रहता है, ठीक है। इसी जलवाष्प के कारण क्या होता है, जलवाष्प और धूल के मिश्रण से बादलों का निर्माण होता है। बहुत सारे धूल के कण हैं, बहुत सारे जलवाष्प हैं, एक दूसरे पर बैठेंगे और यही विशाल मात्रा में आपस में हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, बादल बनेगा। और यही जब बूंद, यही जो धूल के कण हैं, जब इनमें जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाएगी तो छोटी छोटी बूंदें बनने लगती हैं, और ये छोटी छोटी बूंदें आपस में सट के बड़ी हो जाएंगी, और जब इनको गुरुत्वाकर्षण बल रोक नहीं पाएगा तो ये धरती पर गिरेंगी और बारिश होने लगेगा, ठीक है। यानी कि वर्षा में धूल कणों का महत्वपूर्ण योगदान है कि नहीं। धूल कणों से क्या बनेंगे, बादल बनेंगे, ठीक है। समझ में आया। क्वेश्चन लिखो। लिखो जल्दी लिखो, कॉपी तुम ले लो अपना, है कॉपी, हाँ तो लिख लो उसी पे। बोले लिखो, वायुमंडल के संघटक, संघटन या संगठक लिखो, संघटक, संघटक तत्वों, संगठक तत्वों को स्पष्ट करते हुए जलवाष्प, जलवाष्प तथा जलवाष्प तथा धूल कण के विषय में विस्तार से समझाएं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, पहले परिभाषा लिखेंगे, यानी कि क्या होता है इसका संगठक तत्व। ठीक है, तो संगठक तत्व क्या है, बोलेंगे वायुमंडल जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उसे वायुमंडल के संगठक तत्व कहते हैं। यह मुख्य रूप से गैस, धूल कण एवं जलवाष्प से मिलकर बना है। ठीक है, तो ऐसे एक चित्र बना देंगे यहीं पे, सब वायुमंडल के संगठक तत्व है, और इसको 3 भागों में ही बांट देना। ठीक है, जो है वाष्प, अरे जलवाष्प, और क्या हो जाएगा ये गैस और धूल कण। ठीक है, हो जाएगा। अब इसके नीचे यहाँ पे हेडिंग डालना क्या, जलवाष्प।
ठीक है। और जलवाष्प के बारे में लिख देना कि जलवाष्प कैसे बनता है, कहाँ अधिक पाया जाता है, ठीक है, और कहाँ कम पाया जाता है और क्यों कम पाया जाता है, मतलब कारण सहित। उसके बाद धूल कण लिख देना है और इन दोनों का महत्व भी बता देना है कि जलवाष्प और धूल कण के कारण ही बादलों का निर्माण होता है, जिससे कि वर्षा होती है। हो जाएगा। तो 2 पैराग्राफ अभी यहाँ जलवाष्प का बनेगा और फिर 2 पैराग्राफ छोटा छोटा धूल कण का बनेगा और 1 पैराग्राफ किसका बनेगा, महत्व का, ठीक है। यानी कि 5-6 पैराग्राफ में छोटा छोटा लिखना है, नहीं कि सब एक ही साथ लिख देना, चेक करने में दिक्कत आएगी, नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। यही आदत बना के रखो, बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा काम आएगा। चलो बंद कर दो।